तो हम लोग शुरू करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कर लेंगे। तो ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं बोर्ड के लिए वो देखने हैं ना। तो देखिए, अब मैं बेसिक्स बताऊंगा नहीं इनके, सीधा जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आने वाले सीधा उनके पास, ठीक है। 2-3 टाइप कवर करने हैं सिर्फ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो, हमें जो ध्यान रखना है वो ये है, स्टेप्स फॉलो करने। अगर हमारे पास fx कुछ दिया हुआ है, मान लो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू fx, कुछ दे रखा होगा, x का कोई फंक्शन होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है। f डैश x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि f डैश x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो इक्वल टू आएगी या उससे बड़ी होगी, तो ये क्या इंडिकेट करवाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हमसे ये बोला जाता है कि पता करो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, या प्रूफ करो, प्रूफ करने के लिए आता है। अगर f डैश x सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है तो ये देखो स्ट्रिक्टली शो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास मेंशन होता है प्रूफ करो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब 0 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर। तो ये हो गया केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। बस, और ठीक इनके अपोजिट चलेंगे हम लोग। अगर f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो केस क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग का, समझ आ रहा होगा। और f डैश x जो है लेस देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसको नोट कर लो, एक तो ये काम की चीज है, और ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा समय के बाद ये भूल पड़ जाती है। एक क्वेश्चन लिखा है, शो दैट द फंक्शन ये इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इन स्टेप्स को फॉलो करो जो बताए थे। देखो, एक मिनट समझ लो, पहले यहां पे समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना था, यानी फर्स्ट ऑर्डर निकालना था। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 12, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक। करके देखो, तो हमें जस्ट इतना बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको देखो, तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो 12 इंटू 3 36 मल्टीप्लाई होके आना चाहिए, 12 प्लस माइनस होके आना चाहिए, क्या होंगे 6 and 6, ठीक है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 12, 3x कॉमन लिया, बच गया x माइनस 2, माइनस 6 कॉमन लिया, बचा x माइनस 2, तो x माइनस 2 और 3x माइनस 6 हमारी वैल्यूज आ गई है ना। ठीक है, यहां तक समझ हो गया। मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूं क्या, इस ब्रैकेट से ले लो, बाहर से यहां से 3 कॉमन लो, ये x माइनस 2 अपनी जगह, यहां तक 3 बाहर आ गया, ये क्या इंडिकेट करवा रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आई f डैश x की वैल्यू। अब एक चीज चेक करो, हमें बोला गया है एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, ये हर एक रियल नंबर के लिए। रियल नंबर क्या होता है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जीरो है, हर एक नंबर को हम लेंगे। तो अगर मैं x की जगह कुछ भी रखूंगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे वो नेगेटिव नंबर है, इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, समझ आ रहा होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी पॉजिटिव नंबर से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या समझ पाए कि ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और एक केस हो सकता है कि इसका आंसर 0 आएगा। कौन सा केस होगा, जब मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, 2 भी तो एक रियल नंबर है, 2 माइनस 2 0, पूरा आंसर 0, यानी क्या इंडिकेट करवा रहे हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये देखने का, चेक करने का, ये जस्ट तुम्हें भी चेक करना है, किसी को नहीं बताना कि हमने कैसा किया, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं हमें बोर्ड के एग्जाम्स में, ये जस्ट हमने चेक करना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और ये कंडीशन कौन सी होती है, इंक्रीजिंग की होती है। सो
fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आया? अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शो दैट fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x इज इंक्रीजिंग। आइए, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। देखना है यहाँ पे, समझना है ना। मैं एक बात समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम में आ गया, तो हमें क्या करना है, अपना काम करना है। f डैश x निकाला, ये हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। निकाल के देख सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 बाय x स्क्वायर हो गया। ये हमारा f डैश x आ गया। उसने कहा है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कोई सा भी नंबर रखें यहाँ पे, जीरो तो रख नहीं सकते, मना किया गया है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करेगा पूरा इतना, और उसके साथ 1 ऐड हो रहा है तो हमेशा ही पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक। तो हम क्या बताएंगे यहाँ से, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब उसने हमें ये नहीं कहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करो, लेकिन उसने कहा कि इंक्रीजिंग करो। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कभी तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये एक एक दो दो नंबर का आएगा, इंक्रीजिंग। तो इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली मेंशन मत करना वहां पे, हालांकि हमें पता लग रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक हो गया। तुम्हें समझ आया कल्पना मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमेशा पॉजिटिव है? देखो, हमें कोई भी नंबर वगैरह रख के चेक नहीं करना होता, सिर्फ हमें ये रफ में अपने दिमाग में चेक कर लेना है कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कोई नंबर रख लेता हूं तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। 1 अपॉन एक प्लस नंबर है और आगे से प्लस है तो हमेशा प्लस रहेगा, और कोई पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो प्लस रहना ही है इसने। किसी पॉजिटिव नंबर के साथ 1 ऐड होगा तो हमेशा प्लस आएगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 बोला। और 0 रखने के लिए उसने मना किया हमें, क्योंकि रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आता है। अब जो मेन 3 नंबर का क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, 12th वालों के पास ना, बोर्ड वालों के पास, तो वो कैसा आना है मैं बताता हूं। वो इंटरवल फाइंड करने वाला होगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन करना है। so that the function fx x upon sin x is increasing on 0 से पाई बाई 2। ओपन इंटरवल है, यानी ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही होंगी। चलिए देखते हैं। f डैश x u भी लगेगा। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन x अपॉन साइन x है, दोनों x के फंक्शन है, तो u अपॉन v है ना। क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, इसको ऐसे रखा v वाले पार्ट को, इसको डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस अब x को आगे रखा और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा। यही होता है ना, अपॉन साइन स्क्वायर x। f डैश x sin x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ठीक है। कोई इनके अंदर की एक वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, है ना। पता है क्या करना है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2। हम इनको नहीं रख सकते, इसके अंदर की कोई सी भी वैल्यू रैंडमली पिक करो जो तुम्हें बढ़िया लग रहा है। कौन सा बढ़िया लग रहा है? पाई बाई 4 बढ़िया लग रहा है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में सेम होता है। अच्छा, मैं तो कुछ और रखना चाह रहा था।
कारण ये है ना कि अगर हम सेम वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का अच्छे से पता नहीं चलेगा। ये है, या तो 30 रखो या 60 रखो, लेकिन तुम रख सकते हो 45 भी रख सकते हो। चलो तुम्हारे मन की बात पूरी करते हैं, 45 ही रखते हैं। देखना एफ डैश एक्स इक्वल टू, दिखा देना कि लेट एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 1/√2 माइनस 45 डिग्री, क्या लिखो इसे π/4, cos 1/√2 हो जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1/2। सॉल्व करिए तो इसे ऐसे ही रफली सॉल्व करना थोड़ा सा। 4√2 एलसीएम आ गया, 4 माइनस पाई होल अपॉन 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ ये मिलने वाला है, कैंसिल। 4 माइनस पाई की वैल्यू रख दो क्या, 3.1415 अपॉन 2√2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मैंने क्यों रखा होगा, है ना? ठीक है, बस आप देख लो, ये हो गया लगभग 1.86 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये जो अप्रॉक्स वैल्यू है और ये तो पॉजिटिव है, यहां से हम क्या समझ पाए कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सर 0.86 होगा ना, 0.86 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, जीरो कभी नहीं आने वाला। तो हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कह देना इंक्रीजिंग है। समझ गए बात को? तो कोई एक वैल्यू रख के देख लेंगे और बता देंगे हाँ ये ऐसा आ रहा है इसलिए इंक्रीजिंग हो, अगर किसी केस में हम फंसते हैं तो। लेकिन हर केस में तुम वैल्यू रख के नहीं दिखाओगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन थे पता चल रहा है वहां पे वैल्यू रख दी, वहां पे कोशिश करना होल स्क्वायर वगैरह ऐसी टर्म से दिखा पाओ, यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे थे इसलिए ऐसा किया। ठीक है, ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो ये ग्राफ की हेल्प से होता। बोलते कि ग्राफ जो है ये साइन एक्स जो है 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग होता है, ये पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग होता है, इस बिहाफ में निकलता है आंसर बनना। ऐसा करें बढ़िया रहेगा। यहां तक तो नॉर्मल था, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल, और यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, फाइंड द इंटरवल इफ द फंक्शन fx x³ + 2x² - 1 x³ - 2x² - 1 इज, पहला पार्ट है इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट है डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल इफ द फंक्शन ये इज इंक्रीजिंग और दूसरे केस में डिक्रीजिंग। तो देखो एक क्वेश्चन समझ लो फिर आगे करते रहेंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तुम भी समझाओ, तुम्हारा भी क्वेश्चन है। fx हमारे पास दिया है, हम f डैश x फाइंड कर लेंगे। पहला स्टेप हो जाएगा 3x² + 4x, यही बचेगा 3x² + 4x। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला अगर पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसने बोला ये इंक्रीजिंग है, हम लोग जानते हैं इंक्रीजिंग में ये होता है, ये होता है। तो f डैश x जितना आया उसको हम लोग क्या रख देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे। यहां से हम कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू निकाल पाए। हम x कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा 3x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक दो वैल्यू आने वाली है, एक 0 और एक -4/3। जब कभी इनइक्वालिटी चलती है ना, इनइक्वालिटी ऐसा और x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो गलती से हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा x इज -4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह हमें कैसा करना है, इसके बाद हम मानेंगे कि इक्वल टू के बराबर है, जैसे इक्वल टू काम करता है वैसे थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ गई 0 यहां से और दूसरी आ जाएगी -4/3। इतना समझ आया? इसको हमें रखना है नंबर लाइन पे। ये -4/3 लेफ्ट साइड को आएगा 0 के और ये 0 है। अब हमारे पास तीन रीजन बने,
एक तो -4/3 से -इंफिनिटी तक एक रीजन, एक इन दोनों के बीच में बन रहा है, और एक 0 से आगे इंफिनिटी तक का रीजन बन रहा है। इनमें से एक ही रीजन सही होने वाला है, ठीक है। मे भी 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर की कोई वैल्यू हम रख के देखेंगे, और ये रफ में करना है काम, फेयर में किसी को नहीं दिखाना है काम। तो देखो 0 के आगे कहीं 1 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1, इसमें रखना है ना, या फिर इसमें रख सकते हो, ये हो जाएगा 3 + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब इसके ऊपर यहाँ का रीजन हमारा वैलिड रीजन है। क्लियर हो गया। तो 0 से इंफिनिटी हमारा एक आंसर होगा। अगर मैं 0 रखूं तो ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, यानी कि क्लोज इंटरवल लगेगा, ये भी ध्यान रखो। चलिए इसके अंदर का कोई इंटरवल चेक करते हैं। 0 और -4/3 के बीच की कोई एक वैल्यू बताओ। -1 रख सकते हैं, क्योंकि -1 से बड़ा है, ठीक है ना। -4/3, -1 और 0 कुछ इस तरह से देख रहे हैं, तो -1 देखेंगे तो रखो दो, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब हम -1 रखते हैं ये हो जाएगा -4, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कहना गलत है, इसका मतलब ये रीजन हमारा रीजन नहीं हो सकता है। समझ आ गया। लास्ट चेक कर लेते हैं, -4/3 के लेफ्ट में -2 मिलने वाला है, ठीक। तो -2 रख के देखो तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। जब यहाँ पे माइनस रख रहा हूं तो ये -8 हो जाएगा, और देख पा रहे हैं हम लोग 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा वैलिड रीजन है। तो इसको मैं कैसे मेंशन करूंगा इस रीजन को, -इंफिनिटी से -4/3, क्योंकि ये इक्वल टू के बराबर है इसलिए क्लोज्ड लगता है। तो अपना पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, और दोनों आंसर को कंबाइंड यूनियन करता है, यानी ये एंड ये रीजन हमारा आंसर हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग के केस में आंसर होने वाला है। इसी आंसर को हम चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी एमसीक्यू आ गया तो ध्यान दें। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस से दिखाया जाता है, एक्सेप्ट को कौन सा रीजन नहीं है, -4/3 से 0 ओपन इंटरवल। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि ये -4/3 और 0 इस आंसर के पार्ट हैं, और मैं बता रहा हूं कि रियल नंबर से हटाकर उनको छोड़ दिया गया, तो इनके अंदर की वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। तो इस या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। इसको नोट कर लो, और एक ट्राई करें डिक्रीजिंग के। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो बीच वाला रीजन जो है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, देखो इतना आसान है, तब बोल रहे एओडी मुश्किल है। अभी आएगा है? अभी आएगा। अरे ऐसा नहीं है, जब तुम दूसरी तीसरी बार उसको रिवाइज करोगे ना तुम्हें सब आसान लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको f' करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 6x - 105। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देन तुम लोगों का कहना है कि फैक्टर आ गए। पहला केस जब इंक्रीजिंग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना है, देखो हमें पता है f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता होता है। हमारे पास f' की ये वैल्यू आई, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेन इक्वेशन है, ध्यान रखें, इसी पे चेक करना होता है हमें। अब यहां से x की वैल्यू निकालें तो एक वैल्यू -7 आ रही है और दूसरी कितनी आई, 5, ठीक। यहां तक का काम सबने कर लिया। फिर हमें नंबर लाइन में इनको रखना है, नेगेटिव यहां पे रख दिया, पॉजिटिव यहां पे रख लिया। इनके बीच में सबसे पहले इस बीच वाले रीजन को चेक कर लें, 0 रखना आसान है। इनके बीच में कहीं 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा, 0 यहां पे रख के देखो, 0 + 0 -105। -105 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहना गलत बात है ना, इसलिए ये वाला रीजन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 5 से ऊपर कोई वैल्यू 6 रख के देखते हैं, तो देखो 6 का स्क्वायर 36 × 3 कितना होता है, कितना, 108, बोल दो लो। 6 3 जा 18 -105। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। दो ऐसे नंबर जो 105 से ऑब्वियसली बड़े हो रहे हैं, क्या आंसर आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ना, रफ में कर रहे हैं।
तो ये वाला रीजन हमारा रीजन होगा, ठीक। और एक इससे लेस वैल्यू -8 रख के देख ले, तो -8 रखेंगे तो 64 इंटू 3 कितना होगा 192, -8 रख रहे हैं, 8 6 48, -48 और -105, ये दोनों सम होके कितना बन रहे होंगे 192 माइनस 153 बन रहा है भाई बच्चों। 192 माइनस 153 ग्रेटर ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये भी हमारा रीजन होगा। ये सिर्फ चेक करना है हमें और कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद उसको सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है, इसीलिए 3 नंबर का है। तो ये सारा कुछ रफ में काम है जस्ट चेक करने के लिए, और हमारा आंसर हो जाएगा -∞ से -7, क्योंकि इक्वल टू चल रहा है, इक्वल टू है इसलिए ये क्लोज्ड आएगा, यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर होगा। या इसको दूसरे ढंग से कैसा लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस रीजन, -7 से 5 वाला रीजन, और ये होगा ओपन, ये भी हमारा आंसर हो सकता है इसके लिए, ठीक है। और डिक्रीजिंग के केस में ये वाला रीजन अपना आंसर आ जाएगा। ये तो कौन सा वाला, ऊपर वाले ब्रैकेट कैसे ये वाला, क्योंकि देखो जिस केस में इक्वल टू आएगा ना, ये इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होता, मान लो मेरे पास अभी आएगा थोड़ी देर में, तो ग्रेटर देन आएगा उस केस में, उस केस में ये हमारे आंसर नहीं होंगे, उस केस में ये ओपन इंटरवल रखने पड़ेंगे हमें। अभी क्लोज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई भी तुम 5 रख के देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, इसलिए इक्वल टू रख रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज रखना होगा, ये याद करने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट समझना है इसको। और दूसरा ऐसे दिखाना होगा तुम्हें, दूसरा केस ये है डिक्रीजिंग का, f' इज लेस देन इक्वल टू 0, उसको ये चीजें दिखानी जरूरी है, सीधा मत लिख देना डिक्रीजिंग में इतना आंसर हो जाएगा, कट जाएंगे मार्क्स वहां पे, दिखाना होगा। सेकंड केस कर रहे हैं, डिक्रीजिंग के केस में ये होता है, फिर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, अब बोल देना कि हाँ हमारा आंसर हो जाएगा -7 से 5, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए ये भी क्लोज रहेगा, ठीक है, तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। चलिए यहां तक का काम हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन बाकी है मेरे विषय में।